इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। के पास मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी चिंता मत। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 4000 से ज्यादा गंभीर मुकदमे और 4000 से ज्यादा FIR और तमाम लोग के हत्यारों के प्रतिनिधि को आज आपने वहां पे उतारा है, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और आपको जान के आश्चर्य भी हो रहा होगा कि ये 5000 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च हो रहे होंगे, क्यों नहीं बट पाया। अब कुछ और गवाही देने को बचता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। पिछले काफी समय से सहारा में अपने जमा किए हुए पैसे के भुगतान के लिए सहारा पीड़ितों का आंदोलन चल रहा है। सरकार को सहारा निवेशकों की चिंता भले ही ना हो, लेकिन सहारा की चिंता जरूर है। ये इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि सरकार यानी भाजपा ने सहारा न्यूज नेटवर्क में ग्रुप एडिटर, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और चैनल हेड रह चुके रमेश अवस्थी को कानपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मामले को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल पिछले दिनों ऐसा लगा कि सरकार इन जमाकर्ताओं की पीड़ा शायद समझ चुकी है और इसका समाधान करने के लिए आगे आ रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और भुगतान के लिए सेबी के पास सहारा के जमा पैसे में से 5000 करोड़ रुपए निकालने की मांग की, ताकि इससे सरकार अपने स्तर पर सहारा निवेशकों का भुगतान कर सके। उसके बाद अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया जहां दावा किया गया कि 3 महीने में सहारा निवेशकों का भुगतान कर दिया जाएगा। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती। और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है। सालों सालों तक, सहारा का ही उदाहरण ले दी, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले। 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी
और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापिस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान दीजिए। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया, ये ट्रायल बेस है। और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के। और मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा, ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है। और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है, इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। के पास मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। लेकिन जब लोग पोर्टल पर पहुंचे तो लगातार डिफिशियंसी का सामना आज तक करना पड़ रहा है। महीने कौन कहे कि साल भर बाद भी पैसे नहीं मिल रहे। आज भी लोग सड़कों पर हैं और आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ये देखते हुए आंदोलनकारी सरकार और सहारा के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाते हुए कहने लगे कि अगर सरकार चाहती तो भुगतान हो जाता, लेकिन सरकार चाह ही नहीं रही। इन्हीं खबरों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारा श्री के घर उनके पत्नी स्वप्ना राय से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद निवेशकों को और शक हो गया कि सरकार कहीं न कहीं मिली जरूर है सहारा से, और सरकार इन 5,000 करोड़ रुपए को देना नहीं चाहती, बल्कि इसे चुनाव में खर्च करना चाहती है। सरकार पर सवाल इसलिए उठता है कि जब वो 5,000 करोड़ रुपए साल भर में नहीं बांट सकी, तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए कैसे बांट पाएगी और कब तक बांट पाएगी। क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सरकार अब चुनाव में व्यस्त है। उनको सहारा की चिंता तो है, लेकिन निवेशकों की पीड़ा नहीं दिख रही, क्योंकि सरकार यानी भाजपा ने कानपुर से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो कोई और नहीं बल्कि सहारा न्यूज नेटवर्क में ग्रुप एडिटर, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और चैनल हेड रह चुके रमेश अवस्थी हैं। लोगों को शक न हो, इसलिए पहले रमेश अवस्थी को सहारा न्यूज नेटवर्क में ग्रुप एडिटर, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और चैनल हेड के पदों से इस्तीफा दिलवाया गया और अब उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या सच में सरकार और सहारा का कनेक्शन है? इस पर संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला क्या कह रहे हैं, उसे सुनने से पहले रमेश अवस्थी के बारे में जान लेते हैं कि इनका और सहारा के बीच क्या कनेक्शन है और ये इनका नाता कितना पुराना है। दैनिक खबर आज से सहारा समय तक लगभग 3 दशक से अधिक समय तक बतौर पत्रकार और एंकर रहने के बाद जनपद के अमृतपुर क्षेत्र के गांव नगला हुसा के निवासी रमेश अवस्थी को कानपुर से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। जनपद की अमृत तहसील के गांव नगला हुसार में 1 दिसंबर 1967 को जन्मे रमेश अवस्थी ने यहां बद्री विशाल डिग्री कॉलेज से एमए किया। इस दौरान वह कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। बाद में उन्होंने एलएलबी और एमफिल की डिग्री भी हासिल की। शुरुआत में उन्होंने दैनिक अखबार आज से पत्रकारिता का करियर शुरू किया। इसी दौरान उनका चयन सहारा समय में जिला प्रभारी यानी ब्यूरो चीफ के तौर पर हो गया। उन्होंने अपने पत्रकारिता के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नोएडा से कानपुर तक सफलताओं के परचम लहराने के बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी भाजपा का कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर टिकट हासिल कर एक मजबूत दस्तक दी है।
हालांकि इसी माह वह पत्रकारिता के सफर को विराम देते हुए सहारा न्यूज नेटवर्क में ग्रुप एडिटर, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और चैनल हेड के पदों से त्याग पत्र दे चुके हैं। तो रमेश अवस्थी के बारे में इतना जानने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि सरकार और सहारा के बीच क्या कनेक्शन है। अब आइए अभयदेव शुक्ल को सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और सहारा का मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी और सहारा का मैनेजमेंट मिल करके देश में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और याद है आपको, एक वीडियोज मैंने डाली थी, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे थे कि राजनीति में बेस्ट कोई नहीं, इस नाते अवेलेबल बेस्ट चुनिए, और गजब का अवेलेबल बेस्ट चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सुब्रत राय, प्रबंधन तंत्र सहारा इंडिया समूह, जिसने 13 करोड़ निवेशकों सहित 4000 लोग जो आत्महत्या कर चुके हैं उनका गुनाहगार है, और 2 लाख लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अभी भी देश के निवेशकों को भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अवेलेबल वेस्ट कहने वाले लोगों की टीम ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा में प्रत्याशी घोषित किया है सहारा की टीम के एक बड़े अधिकारी की। जी हां, एक बड़े अधिकारी की उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और इस्तीफा दिलवा करके उनको चुनाव में उतार दिया गया पूरी रणनीति के तहत। और उनका नाम है रमेश चंद्र अवस्थी। जी हां, रमेश चंद्र अवस्थी लोकसभा कानपुर से 43, लोकसभा कानपुर 43 से रमेश चंद्र अवस्थी सहारा मीडिया ग्रुप समेत यूपी उत्तराखंड के एडिटर एंड चीफ रमेश चंद्र अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना करते करते भ्रष्टाचारियों को संसद में भेजने के लिए पूरी तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी की पूरा कुनबा उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ ही महीने पहले सहारा के मीडिया हब से होते हुए एडिटर एंड चीफ रहे कभी रमेश चंद्र अवस्थी को लोकसभा का टिकट दे दिया गया। जी हां, आप सच सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, आज भ्रष्टाचार युक्त लोगों के साथ एक बड़ा गठजोड़ करती है। और आपको जान के आश्चर्य भी हो रहा होगा कि ये 5000 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च हो रहे होंगे, क्यों नहीं बट पाया। अब कुछ और गवाही देने को बचता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है। 13 करोड़ इन्वेस्टर, 12 लाख कार्यकर्ता, इनके परिवार को जोड़ा जाए तो 65 करोड़ की आबादी। कानपुर में भी लाखों की तादाद में सहारा पीड़ित निवेशक। देश के लोगों में भ्रष्टाचार से युक्त भारत के राजनीतिक दलों को 543 ईमानदार व्यक्ति खोजने से नहीं मिल पा रहे।
अवेलेबल वेस्ट खोजते खोजते मोहन भागवत को दुनिया का एक बड़ा स्कीम करने वाला सहारा प्रबंधन तंत्र के मीडिया हाउस के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडिटर एंड चीफ मिले, जो करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हैं और ना जाने कितने सहारा पीड़ितों के हत्याओं के गुनाहगार भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में हैं। अभी कुछ ही महीने पहले प्री प्लान्ड होकर के इन्होंने सहारा की मीडिया हाउस से अपने पदों से रिजाइन देकर के एक नई पारी खेलने की शुरुआत कर दी है और लिखा भी बड़ी खूबसूरती से है कि अब नए परिदृश्य के साथ जीने का आनंद लेने का मौका आ पड़ा है। अब नए जीवन के रास्ते की तरफ चल रहे हैं। अब आपको तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अवेलेबल बेस्ट खोजते खोजते सहारा के तमाम भ्रष्टाचारियों को ही टिकट देने की तैयारी बना दी हो, वो भला भारत के पीड़ित शोषित वर्ग वंचित वर्ग के लोगों को न्याय कैसे दे सकती है। तो अब तो क्यों नहीं नोटा की सरकार, वो ये कह रहे हैं कि अवेलेबल वेस्ट खोजिए, नोटा नहीं। इससे ये साबित हो रहा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो देश भर में अब की बार नोटा का सरकार का स्लोगन लेकर के ग्रुपों में वायरल किया है और उसकी चर्चा कर रही है, इसकी बात देश के बड़े जिम्मेदार लोगों तक पहुंच गई है और उनकी अपनी कुर्सी जाने का भय सताने लगा है। जनाब, आप ही को ये डर क्यों है? अगर नोटा दबेगा तो उसमें भाजपा के लोगों को भी प्रभावित करेगा, सपा के लोगों को भी प्रभावित करेगा, कांग्रेस के लोगों को भी प्रभावित करेगा, अन्य और राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करेगा। इतनी जल्दबाजी और इतना डर करके बयान क्यों दे रहे हैं? उस जो ऑप्शन को नोटा के रूप में चुनाव आयोग ने दिया था, जिससे उनको खतरा नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि इस पे लोग जागरूक नहीं हो रहे थे, अब जब जागरूक होकर मतदाताओं के बीच में बहस छिड़ गई है तो कौन बोल रहा है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। नोटा पांचों राजनीतिक दल के लोगों को पसंद नहीं है, इस नाते हम नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे कहने के अनुसार ये गलत है, नोटा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन पांचों में से जो अवेलेबल बेस्ट है उसको वोट दे देना चाहिए। यानी तुम्हारा ही पार्टी जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है वो अवेलेबल बेस्ट है, कहना यही चाहते हो? ये रमेश चंद्र अवस्थी जो अभी महज एक साल पहले तक भारत सहारा के पीड़ितों को खून चूसने में बराबर योगदान दे रहे थे, उनके साथ लोगों से मिलकर के उनकी संपत्तियों को बचाने में भरपूर मदद कर रहे थे, ये अवेलेबल बेस्ट हैं। तमाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी तड़ी पार आज चुनाव के मैदान में हैं, ये अवेलेबल बेस्ट है। अब अवेलेबल बेस्ट नहीं, अब की बार तो नोटा की सरकार। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन और वीडियो पर थैंक्स करें। धन्यवाद।